2024 के चुनावी समर के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और बीजेपी ने पहली लिस्ट में 195 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसमें उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा 51 सीटें शामिल हैं। वाराणसी सीट से पीएम मोदी उम्मीदवार होंगे, जबकि लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ेंगी। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश से 51 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। पीएम मोदी को भी वाराणसी से उतार दिया गया है, एक बार फिर वो वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं लखनऊ से राजनाथ सिंह को भी दोबारा टिकट, अमेठी से एक बार फिर स्मृति ईरानी मैदान में उतरेंगी चुनाव के लिए। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लिए 51 उम्मीदवारों की लिस्ट में 44 सिटिंग सांसदों को रिपीट किया है। जी हां, बीजेपी ने 51 में 5 महिला प्रत्याशियों पर दांव लगाया है। उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 12 मंत्री केंद्र सरकार में इस वक्त हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने घोषित सीटों पर 100% प्रत्याशियों का टिकट रिपीट किया है। ये बड़ी जानकारी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्लान तैयार है। 44 सिटिंग सांसदों को रिपीट किया गया है। तो वहीं जिताऊ कैंडिडेट पर भरोसा बीजेपी जता रही है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। 51 सीटों पर ऐलान बीजेपी कर चुकी है। यहां पर बीजेपी कैसे सेफ गेम खेलना चाहती है वो भी एक बार हम समझ लेते हैं। 51 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी कर चुकी है। इन 51 सीटों पर 44 पुराने चेहरों को टिकट दिया गया है। क्राइटेरिया यानी कि विनिंग क्राइटेरिया है। 4 हारी हुई सीटों पर नए चेहरे पर दांव आजमाया गया है, उन चेहरों पर जो कि बीजेपी को जीत दिला सकते हैं। बीएसपी से आए नेता को भी यहां पर टिकट मिला है। तो वहीं बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कोई भी रिस्क नहीं लिया है, क्योंकि अगर बीजेपी को खुद 370 का पार करना है और 400 एनडीए के लिए यह लक्ष्य रखा गया है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यहीं से बीजेपी को मिल सकती हैं। तो यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि बीजेपी इस बार यूपी में लोकसभा की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। कई और बीजेपी उम्मीदवारों ने भी जीत का ऐलान दावा किया है। 51 के 51 सीटों पर जो कल बीजेपी की सूची आई है, सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और प्रदेश की जो शेष सीटें बची हैं 80 की 80 में बीजेपी ही जीतेगी। विपक्ष पूरी तरह से प्रदेश से साफ हो रहा है। 2014 में हमने पार्टी ज्वाइन की, तब से लगातार मैं संगठन की दृष्टि से और संगठन को अपने साथ चलने की दृष्टि से मैंने लगातार अनवरत काम किया और पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए उसमें मेरा पूरा प्रयास रहा। 14 में हम लोग 51,000 से जीते थे। दूसरे चुनाव में हम 19 में 1,01,000 वोट से जीते। लेकिन इस बार आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम 4 लाख पार करेंगे और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने में सीतापुर का बड़ा योगदान होगा। हर समाज ने, हर वर्ग ने तय कर लिया है कि हमें विकास चाहिए। वो विकास जो देगा वो भारतीय जनता पार्टी देंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके इस देश का विकास होगा। संबल लोकसभा के अंदर हर समाज ने, हर वर्ग ने मन बना लिया है कि इस बार कमल का फूल खिलाना है और मुझे उम्मीद है कि इस बार जीतना नहीं है, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत करके दिल्ली पहुंचना है। तो देखिए, बीजेपी ने कई राज्यों में अभी उम्मीदवारों का ऐलान हालांकि नहीं किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई सीटों पर नाम ऐलान कर चुकी है, जिसमें से 51 सीटों पर नामों का ऐलान हो चुका है। लेकिन हम एक बार नंबर गेम समझ लेते हैं। 195 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कैटेगरीज की बात करें, यहाँ पे अनुसूचित जाति के 45, अनुसूचित जनजाति के 18 उम्मीदवार उनको टिकट मिला है। ओबीसी के 57, मुस्लिम समुदाय से आने वाले 1 और महिलाओं की भी यहां पर एक अहम भूमिका नजर आ रही है। 28 महिला उम्मीदवारों को टिकट मिला है। तो ये देखिए, ये जो जातिगत समीकरण है यहां पर इसको भी साधने की कोशिश की गई है। कल 195 उम्मीदवारों की एक लिस्ट आई है और यहां पर बीजेपी हर जाति को, हर समाज को साधने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है और यही वजह है कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उस पर भी लगातार मंथन चल रहा है। अलग अलग राज्यों के अनुसार हम आपको बता देते हैं। हिमाचल की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तनातनी पर लगातार नजर है और उसके बाद ही कुछ सहमति बन पाएगी और उसके बाद ही टिकटों का ऐलान हो पाएगा। किसान आंदोलन, अकाली फैक्टर यहां पंजाब में नजर आ रहा है। हरियाणा की बात करें तो जेजेपी के साथ सरकार
एक बार फिर आ गई है और लोकसभा गठबंधन से पहले ही लेकिन उनका इनकार हो जाता है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो टीडीपी के साथ गठबंधन के यहां पर आसार नजर आ रहे हैं। यहां पर क्या बात बनती है देखना होगा। तमिलनाडु की बात करें तो एआईडीएमके को फिर साथ लाने की चर्चा हो रही है। इनके साथ बातचीत होगी, मंथन होगा तो किसको कौन सी सीट मिलती है ये अभी तक विचारणीय है। ऐसे में लगातार हर राज्य को लेकर विचार हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगभग स्थितियां साफ नजर आ रही है। यहां पर 44 सीटों पर एक बार फिर उन्हीं उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जा रहा है जो पहले से यहां पर सांसद थे। ऐसे में यूपी में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, लेकिन जो दूसरे राज्य हैं वहां पर भी कोई रिस्क ना लेते हुए दूसरी पार्टियों के साथ भी लगातार बीजेपी एनडीए की जो बातचीत है वो लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की बात करें 51 सीटों पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार बीजेपी ने उतार दिए हैं। और अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो जातिगत समीकरणों को साधने की भी बीजेपी की तरफ से कोशिश पहली लिस्ट में नजर आ रहा है, यहां पर की गई है। अनुसूचित जाति से 45 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। 18 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि अनुसूचित जनजाति से आते हैं। तो गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला है टिकट, अमेठी से स्मृति ईरानी को टिकट मिला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने 2018 की बात करें तो उसके बाद से लगातार चर्चाओं में रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ की सरकार गिरवाई और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए और अब उन्हें गुना से टिकट मिला है। तो हर समीकरण को साधने की कोशिश यहां पर की गई है। और कौन कौन से क्राइटेरिया पे वर्क बीजेपी की तरफ से किया गया है समझ लेते हैं। हमारे साथ दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जुड़ गए हैं लखनऊ से और साथ ही आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। विवेक, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। लगातार कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कोई रिस्क नहीं लिया। यही वजह है कि 44 सीटों पर उम्मीदवारों को एक बार फिर से रिपीट किया गया है और जो हारे थे वहां पर उन्होंने दांव चला है नए चेहरों के साथ। ऐसे में कह सकते हैं क्राइटेरिया एक ही और वो क्राइटेरिया है विनिंग क्राइटेरिया। विवेक। बिल्कुल जी हाँ, देखिए जब चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई थी उसमें ये कहा जा रहा था कि जो 75 की उम्र पार कर चुके हैं उनका नाम कटेगा। तमाम जो विवादित सांसद थे उनका नाम कटेगा। हेमा मालिनी, सत्यदेव पचौरी कानपुर में, उसी तरह से बरेली में तो संतोष गंगवार, तमाम नाम कटने की चर्चा थी। हालांकि अभी बरेली और कानपुर की सीटों पर घोषणा नहीं हुई, लेकिन मथुरा से हेमा मालिनी का नाम शामिल है। यानी वो जो क्राइटेरिया था बीजेपी ने तय किया था 75 साल की उम्र वाला, वो खत्म हो गया यहाँ पर। दूसरा, जो सर्वे हुए थे बीजेपी के इंटरनल तमाम सर्वे हुए थे उसमें सांसदों के रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली गई थी। बहुत सारे सांसदों की नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। ये कहा जा रहा था कि 40% सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। तो ऐसे में 80 सीटों में अगर बात करें तो तमाम ऐसे सांसद थे जिनके टिकट कटने थे, लेकिन वो भी क्राइटेरिया फेल हो गया। सिर्फ और सिर्फ विनिंग कैंडिडेट 51 में 44 ऐसे सांसद हैं जो रिपीट किए गए हैं। 51 की सूची जो जारी हुई है उसमें 44 रिपीट किए गए हैं। इसमें से यूपी से 12 केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं 12 सांसद, उसमें से 10 को टिकट मिला है। सारे क्राइटेरिया ध्वस्त हो गए हैं और सिर्फ विनिंग कैंडिडेट पर दांव लगाया गया है। जो जीतेगा या जो जीत रहा है उसी को टिकट दिया गया है। और सबसे खास बात यह है कि तमाम जातीय समीकरणों का भी ख्याल रखा गया है। 51 सीटों में 21 जो टिकट घोषित किए गए, 21 प्रत्याशी पिछड़ा वर्ग से आए हैं। मोदी पिछड़ा वर्ग का अपने आप को ओबीसी बताते हैं। जब बात होती है समाजवादी पार्टी के लोग निशाना बनाते हैं, राहुल गांधी निशाना बनाते हैं मोदी को, तब मोदी कहते हैं कि हम तो खुद ही पिछड़े वर्ग के हैं, ओबीसी से हैं। तो ऐसे में जो पीडीए फार्मूला है समाजवादी पार्टी का या राहुल गांधी की जातीय जनगणना का दांव है, उसको सभी को इस पूरी लिस्ट ने, पहली लिस्ट ने ध्वस्त कर दिया है। और अब बारी है बाकी की 29 जो संसदीय सीटें हैं उनके नामों की घोषणा पे, वहां पे प्रत्याशियों के नामों की घोषणा पे विचार किया जा रहा है। पहली लिस्ट में कोई नाम नहीं कटा है, लेकिन दूसरी लिस्ट में बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। ऐसा बीजेपी सोर्सेज का कहना है कि दूसरी जब लिस्ट आएगी 6 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है दिल्ली में, उसके बाद ये लिस्ट जारी होगी और उसमें बड़े फेरबदल होंगे। बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जिनका नाम कट सकता है। कानपुर से जो सत्यदेव पचौरी हैं उनका नाम भी कटने की चर्चा में है। इसके अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह, ये चर्चा है कि वो विवादित हैं। कुश्ती महासंघ का जब मामला हुआ, विवाद हुआ, उसके बाद से वो लगातार विवादों के घेरे में, उनका नाम कट सकता है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो दूसरी सूची से गायब हो सकते हैं, उस पर तैयारी चल रही है। 20 ऐसे नाम हैं
जो जिनके दिल की धड़कनें 20 सांसदों के दिल की धड़कनें इस समय बढ़ी हुई है। 29 में से 20 ऐसे नाम हैं जो अपनी कुर्सी खोने का डर जिनको सता रहा है। तो बहुत सारे समीकरण का भी ख्याल रखा है बीजेपी ने। जातीय समीकरणों की बात करें तो पीडीएफ फार्मूले के तमाम जो अखिलेश यादव कहते रहे उन टिकटों को तवज्जो दी गई है, उन चेहरों को तवज्जो दी गई है मोदी की पहली लिस्ट में, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे जाट हो, गुर्जर हो, पिछड़ा ओबीसी से आते हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विवेक आप। जो बची हुई सीटें हैं उन पर मंथन अब बीजेपी का जारी है। दूसरे राज्यों से भी बीजेपी ने एक बड़ा और कड़ा संदेश देने की कोशिश की। आप बने रहिएगा विवेक। और दूसरा राज्य दिल्ली की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर बीजेपी ने चौंकाया है। 4 सांसदों का टिकट यहां पर काटा गया है। दिल्ली से बड़ी खबर, 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मनोज तिवारी पर एक बार फिर से दांव, लेकिन अब मनोज तिवारी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 4 सांसदों का टिकट काटा गया है। ये एक बड़ी बात है। बीजेपी ने सबको चौंका दिया और यहीं से एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश है बीजेपी की। बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी, उनको यहां से टिकट मिला है। पहली बार वो इलेक्शन में खड़ी होने जा रही है। उन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। बांसुरी स्वराज को टिकट मिला है। और दिल्ली की बात करें तो 4 सांसदों का टिकट काटा गया है, यानी कि नए चेहरों पर दांव आजमाया गया है। आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। आदित्य, उत्तर प्रदेश के अपोजिट एकदम दिल्ली में स्थितियां नजर आ रही है। नए चेहरों को दिया है मौका। मनोज तिवारी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 4 सांसद उनका टिकट काट दिया। आदित्य, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके के हालात दिल्ली में मरे और जिस तरीके के समीकरण तय हुए उसके बाद वाकई में दिल्ली बीजेपी समेत जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई उसमें एक बड़ा दांव खेला गया। और ये दांव ऐसा था कि जिसमें कमलजीत सहरावत जो एक पार्षद थी, पूर्व मेयर रही, एमसीडी में बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रही थी, उनको प्रवेश वर्मा जो लगातार 2 बार सांसद रहे, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और एक बड़ा कैडर है उनका भी अपना वोट का, उनकी जगह पे कहीं ना कहीं विवादित बोल जो उनके थे वो उनके लिए घातक साबित हुए। उनकी जगह कमलजीत सहरावत को पश्चिमी दिल्ली से उतारा गया। वहीं मीनाक्षी लेखी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार उनका टिकट कट सकता है। वहां से बांसुरी स्वराज को, जिनको लगातार पिछले 5-6 महीनों से पार्टी प्रोजेक्ट कर रही थी, विधि प्रकोष्ठ से बीजेपी के मेन विंग में वो आई, प्रवक्ता के तौर पर उनको नियुक्त किया गया और उसके बाद लगातार कई मुद्दों पर वो अपनी बात रख रही थी। ऐसे ही डॉक्टर हर्षवर्धन की सीट, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रहे, लंबा राजनीतिक सफर रहा। चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल जो वाकई में ट्रेडर्स एसोसिएशन में काम कर रहे थे, एक जिले के पदाधिकारी के तौर पे काम कर रहे थे और उसके बाद उनका नाम अचानक से आ जाना, तो वाकई में जो लगातार लंबे समय से इस बीट को कवर कर रहे थे, दिल्ली बीजेपी देख रहे थे, उनके लिए भी एक आश्चर्य का विषय था कि किस तरीके से कमलजीत सहरावत का नाम आता है या जो प्रवीण खंडेलवाल का नाम था वो भी वाकई में आश्चर्य करने वाला था। और जब वीरेंद्र सचदेवा से इस बारे में बात हुई प्रदेश अध्यक्ष, उनका हम लगातार फीडबैक लेने का काम कर रहे थे और दिल्ली में बीजेपी के कई जो पदाधिकारी थे वो इस चीज पे काम कर रहे थे। बीजेपी ने एक नंबर भी जारी किया था कि आप अपने प्रत्याशियों के विषय में सुझाव दीजिए। पन्ना प्रमुख से लेके मंडल, बस्ती और हर स्तर पर लगातार बीजेपी करवाती है और ये देखती है कि कौन आखिर जिताऊ चेहरा हो सकता है। उसी को दिल्ली में टिकट भी मिला है। ये लिस्ट देखकर ऐसा ही अंदाजा लगाया जा रहा है लगातार। विवेक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आदित्य, आपका भी धन्यवाद। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपके सामने। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बीजेपी ने जोधपुर से लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने शानदार जीत का दावा भी किया है। निश्चित तौर से बहुमत का आंकड़ा भी पार हुआ है और हर बार वोट परसेंटेज बढ़ा है आपका। देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला, जोधपुर के लोगों का जिस तरह से स्नेह मिला और जोधपुर के आकांक्षाओं की हम आपूर्ति कर पाए, उसी के आधार पर जोधपुर की जनता ने 2014 में अपरिमित उत्साह के साथ में काम करते हुए, कार्यकर्ताओं ने भागीरथी परिश्रम करते हुए एक नया इतिहास, एक नया कीर्तिमान जोधपुर में रचित किया था। और उसी क्रम में 2019 में सरकार के सामने चुनाव लड़ते हुए भी, जब माननीय मुख्यमंत्री अपने पुत्र को लेकर के चुनाव के मैदान में खुद डटे थे, सारी सरकार जुटी थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर आस्था और विश्वास व्यक्त किया, उनकी कार्यपद्धति और कार्यप्रणाली पर विश्वास व्यक्त किया। राजस्थान में 25 के 25 कमल खिला करके हमने नई बनी हुई सरकार को एक बार फिर धता बताने का काम किया और राजस्थान में जिस तरह की जीत हुई, एक प्रचंड जीत, प्रचंड आशीर्वाद जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने मुझे भी दिया।
भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया है कि जिस तरीके से 14 और 19 में 25 सीटें पूरी मिली है, इस बार भी 25 सीटें मिलेगी और निश्चित तौर से जो संकल्प लिया गया है कि वोट परसेंटेज बढ़ेगा। निश्चित रूप से बढ़ने वाला है और मैं भरोसे के साथ में कह सकता हूं कि हम 25 तो जीतेंगे, लेकिन बहुत बड़े अंतर के साथ में अब की सारी 25 की 25 सीटें जीतने वाले हैं। एक बड़े विशाल अंतर के साथ में अब की बार भारतीय जनता पार्टी के बड़े कमल खिला करके हम मोदी जी के प्रधानमंत्री बनाने की उस मणिमाला में समर्पित करने वाले हैं। Zee News।